एकांकी रीढ़ की हड्डी। लेखक जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी एकांकी का सारांश। रीढ़ की हड्डी यह एकांकी जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखी गई है। यह एक सामाजिक एकांकी है। यहाँ रीढ़ की हड्डी का तात्पर्य चरित्र से है। इस एकांकी में लेखक ने सामाजिक खोखलेपन को दिखाने की कोशिश की है। इस एकांकी में लेखक ने मनुष्य के दिखावेपन की मनोवृत्ति पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। साथ ही शिक्षित समाज में आदमी के दोहरे व्यक्तित्व वाले प्रवृत्ति को उजागर करने की कोशिश की है। इस एकांकी के प्रमुख पात्र निम्न प्रकार है। उमा लड़की है, प्रेमा लड़की की माँ यानी कि उमा की माँ है, रामस्वरूप लड़की के पिता है यानी कि उमा के पिता, शंकर लड़का है जो उमा को देखने के लिए आने वाला है, गोपाल प्रसाद लड़के के यानी कि शंकर के पिता है, रतन रामस्वरूप का नौकर है। इस एकांकी में उमा एक केंद्रवर्ती पात्र है। उमा एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई समझदार लड़की है। प्रेमा उमा की माँ है जो गृहिणी है और पुराने विचारों वाली है। रामस्वरूप उमा के पिता है और आधुनिक विचारों वाले हैं। शंकर लड़का है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है और उमा को देखने के लिए आने वाला है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है जो पेशे से वकील है। रतन रामस्वरूप के घर का नौकर है। शंकर और शंकर के पिता रामस्वरूप के घर उमा को देखने के लिए आने वाले होते हैं। लड़का डॉक्टरी पढ़ रहा है, इसीलिए रामस्वरूप इस रिश्ते को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते और इसीलिए वह पूरी तैयारी अच्छे से करते हैं। रामस्वरूप लड़के वालों की मेहमान नवाजी करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते। गोपाल प्रसाद का पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, लेकिन उनको बहू कम पढ़ी लिखी चाहिए, इसीलिए रामस्वरूप उमा की शिक्षा की बात उनसे छुपा के रखते हैं। उमा जब पान लेकर उनके सामने आती है तब उसके आंखों पर चश्मा देखकर शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद दोनों ही दंग रहते हैं, चौंक जाते हैं। उनकी परेशानी देखकर रामस्वरूप बताते हैं कि उमा को आंखों में कुछ दर्द था और इसीलिए डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए चश्मा पहनने के लिए बोला है। तब दोनों राहत की सांस लेते हैं। अपने पिता के कहने पर उमा मीरा का भजन सुनाती है। गाते गाते गाने में तल्लीन हो जाती है और उसी तल्लीनता से अपना सर ऊपर उठाती है तो उसकी नज़र शंकर पर पड़ती है और वह गाना बंद कर देती है। वह एकदम से उठकर अंदर जाने लगती है। तब गोपाल प्रसाद उसे रोकते हैं तो रामस्वरूप उमा को कुछ देर और बैठने के लिए कहते हैं तो उमा बैठ जाती है। उसके बाद गोपाल प्रसाद उमा से कुछ और सवाल करते हैं, लेकिन उमा किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती। तो गोपाल प्रसाद को गुस्सा आता है और बोलता है कि आपकी बेटी तो मुंह ही नहीं खोलती है। तो रामस्वरूप उमा को जवाब देने के लिए कहते हैं तो उमा थोड़ी सी हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में बोलती है, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना। रामस्वरूप उमा को चुप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उमा चुप होने का नाम नहीं लेती। तब गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से पूछते हैं कि क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? तब उमा बोलती है कि जी हाँ, और क्या हमारी कोई बेइज्जती नहीं होती जो इतनी देर से आप नाप तोल कर रहे हैं? और ज़रा अपने साहबजादे से पूछे कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। तब गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि क्या उमा कॉलेज में पढ़ी है? तो रामस्वरूप बेचारे चुपचाप खड़े होते हैं, लेकिन उमा बोलती है उसने कॉलेज पढ़ा है और बीए पास की है और उसने कोई पाप नहीं किया, ना ही कोई चोरी की है, ना ही उनके बेटे की तरह कायरता दिखाई है। उसे अपनी इज्जत, अपनी मान का ख्याल रखना आता है। आगे वो कहती है कि ज़रा अपने बेटे से पूछिए
कि कैसे नौकरानी के पैर पकड़कर वहाँ अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भाग गया था। रामस्वरूप उमा को चुप करने की कोशिश करते हैं और गोपाल प्रसाद गुस्से में उठकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। आपकी लड़की पढ़ी लिखी है और आपने हमसे झूठ कहा। गोपाल प्रसाद गुस्से में अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकलते हैं। तब उमा बोलती है, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी कि बैकबोन। गोपाल प्रसाद गुस्से में ही अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और उमा रोने लगती है। यहीं पर ये एकांकी खत्म होती है। इस तरह रीढ़ की हड्डी इस एकांकी में लेखक ने विवाह को व्यवसाय समझने वाली मनोवृत्ति पर कड़ा प्रहार किया है। यहाँ लेखक ने सामाजिक विषमता को बड़े ही कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है।